Okay, Assalamu alaikum. I think all the students are back. So without wasting any time, we must proceed with our current topic, that is Turing machine. Okay. Before break, I was discussing that Turing machine is the most advanced and most interesting topic of theory of automata. And it is really very significant mathematical model for computer scientists, because it can be used as a benchmark for computation problems. ठीक है, benchmark से मेरा क्या मतलब है? benchmark से मेरा मतलब ये है कि अगर हम किसी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को पिक करते हैं आया फॉर रिसर्च, कि क्या हम उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, या आप एज एन FYP कैंडिडेट आप कोई प्रॉब्लम पिक करते हैं और आप चाहते हैं कि कंप्यूटर के थ्रू हम उसको सॉल्व करें, तो एक बहुत बड़ा हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रॉब्लम हम पिक कर रहे हैं क्या वो कंप्यूटर के थ्रू सॉल्वेबल भी है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं जो कि प्रॉब्लम तो हैं, लेकिन उनका कंप्यूटर और मशीन बेस्ड सॉल्यूशन शायद अवेलेबल नहीं है, वो सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में नहीं आते। तो अगर हम किसी प्रॉब्लम को देखना चाहते हैं कि जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं क्या वो मशीन सॉल्व कर सकती है या नहीं, तो उसका सबसे जो बेसिक तरीका है जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा आपको देती है वो ये कि आप उसका पेपर बेस्ड एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करके देखें। अगर किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन हो सकती है तो इसका ये मतलब है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल है थ्रू मशीन। लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम को पिक करते हैं और उसके लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन नहीं कर पाते, दैट मीन्स कि अगर वो ट्यूरिंग मशीन का मॉडल उसके लिए नहीं बन पा रहा है, देन वो प्रॉब्लम मशीन के लिए सॉल्वेबल नहीं होगा। तो ये कितना अच्छा है कि मतलब बजाय इसके कि आप किसी प्रॉब्लम के ऊपर बहुत लंबी एफर्ट करने के बाद और फिर आप उसको अंदाजा लगाएं कि भाई ये सॉल्वेबल था या नहीं था, लेकिन अगर आप उसके लिए सिर्फ एक ट्यूरिंग मशीन जो कि बनाना बहुत आसान है, उसमें ना आपके कोई पैसे खर्च होते हैं और ना आपकी कोई ज़्यादा एनर्जी लगती है, ना कोई पावर चाहिए, एक पेपर बेस्ड स्केच होता है और बहुत मामूली सी एफर्ट होती है, उस मामूली सी एफर्ट के ऊपर आप एक ये इलस्ट्रेशन देख सकते हैं कि वो मशीन उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी। तो ट्यूरिंग मशीन को आज तो हम बहुत बेसिक लेवल पर पढ़ रहे हैं, लेकिन ट्यूरिंग मशीन एक ऐसा टॉपिक है कि जहां पर हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स को तो कंक्लूड कर देते हैं कि जैसे हमने पढ़ लिया, लेकिन ये एक्चुअली वो टॉपिक है कि जहां से थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा बेसिकली स्टार्ट होती है। जैसे कभी कभार मूवीज के आखिर में लिखा होता है ना कि मूवी खत्म हो जाती है 3 घंटे की और आखिर में लिखा आता है कि दिस इज द बिगिनिंग, एक्चुअली तो असल कहानी तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो ट्यूरिंग मशीन की भी सिचुएशन ऐसी है कि हम इसको बिल्कुल कोर्स कंक्लूजन के ऊपर पढ़ते हैं क्योंकि हम समझने के काबिल अब हुए हैं। अगर इससे पहले हम ट्यूरिंग मशीन को पढ़ते हैं तो शायद हम उसको इतने अच्छे से समझ नहीं सकते थे। तो अब हम उस लेवल पर हैं, उस मेच्योरिटी पे हैं कि हम ट्यूरिंग मशीन को इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन यह है कि यहाँ पर हम अपने कोर्स को कंक्लूड कर देंगे, एक्चुअली जो असल थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का फ्लेवर है ना वो यहाँ से शुरू होता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है और अगर आपको ये सब्जेक्ट में थोड़ा शौक पैदा हुआ है तो मैं आपको जरूर ये आवाज कट रही है, अब्दुल हमीद के पास आवाज कट रही है क्या, और बच्चों के पास भी कट रही है? नो मैम। ओके ठीक है। तो अगर आप लोगों को मैं कह रही थी कि शौक है इस चीज का, तो आप लोग जरूर ट्यूरिंग मशीन को सेल्फ स्टडी भी आगे कीजिएगा। तो अब हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते और हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली ये है क्या, भला ट्यूरिंग मशीन क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले ट्यूरिंग मशीन की कुछ हम सिमिलैरिटीज देखते हैं, क्योंकि हम FA और PDA ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ट्यूरिंग मशीन भी कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि इन्हीं से मिलके बनी है ना, इन्हीं के कॉन्सेप्ट से इनको ही इनकी ही एडवांसमेंट है। तो एक्चुअली ट्यूरिंग मशीन में जो चीज बिल्कुल सिमिलर आपको लगेगी PDA या FA से, वो ये कि इसके अंदर इनपुट होता है। ठीक है, ये टेप्स आपने देखी होगी, ये टेप हमने PDA के अंदर देखी, और PDA के अंदर हमारा जो इनपुट होता है वो हमेशा टेप के ऊपर होता है। FA के अंदर हमने एग्जैक्टली ये टेप नहीं देखी थी, लेकिन एक्चुअली वहां पर भी टेप होती है, हम उसको डिजाइन नहीं करते मतलब क्या होता है कि अगर हम FA को कोई इनपुट दे रहे हैं, ABC इनपुट दे रहे हैं और FA से पूछ रहे हैं कि क्या ये इनपुट आप प्रोसेस कर सकते हो या नहीं, तो एक्चुअली वो कहाँ होता है, वो होता है वहां पर भी टेप पर है। तो टेप हम फोर्सफुली एक्सप्लिसिटली PDA के अंदर दिखाते हैं, FA के अंदर दिखाते नहीं है, लेकिन टेप वहां पर भी एग्जिस्ट करती है। तो हमारे पास एक टेप होगी और हमारे पास एक कंट्रोल ब्लॉक होगा। कंट्रोल ब्लॉक एक्चुअली वो स्टेट चार्ट डायग्राम जहाँ पर इनिशियल स्टेट्स हैं, फाइनल स्टेट्स हैं और उनके बीच में एजेस हैं। तो ये दोनों पार्ट जो हैं FA और PDA से बिल्कुल सिमिलर हैं ट्यूरिंग मशीन के, कि इसमें भी स्टेट्स होंगी और इसके अंदर भी इनपुट प्रोसेस हो रहा होगा। लेकिन इसके अंदर डिफरेंसेस क्या है?
इसके अंदर डिफरेंस ये है पहला डिफरेंस कि इसके अंदर मेमोरी तो है इनफाइनाइट, ये मैं शायद सेकंड स्लाइड में आपसे डिस्कस कर चुकी कि फाइनाइट ऑटोमेटा तो से सिमिलर तो है, बट इसके पास एक अनलिमिटेड मेमोरी है। ठीक है, तो अनलिमिटेड मेमोरी तो है लेकिन वो मेमोरी स्टैक नहीं है। पीडीए के केस में हमारे पास जो मेमोरी थी वो मेमोरी क्या थी, वो मेमोरी हमारे पास स्टैक की सूरत में थी। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि हमारे पास मेमोरी होगी लेकिन वो मेमोरी बिल्कुल भी स्टैक नहीं है। ठीक है, वो मेमोरी क्या है फिर अगर स्टैक नहीं है तो एक्चुअली वो टेप ही हमारी मेमोरी है। जो टेप जिसको हम इनपुट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वही हमारे आउटपुट के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। और टेप मैंने आपको जैसे बताया था, अगर किसी को याद हो पीडीएफ पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली जब हम टेप को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम कंप्यूटर के कौन से पार्ट को इलस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं थ्रू टेप। किसी को याद है ये बात? जी जी, किसी को याद है कि जब हम टेप दिखाते हैं पीडीए के अंदर तो एक्चुअली हम वो किस पार्ट को कंप्यूटर के डिपिक्ट कर रहे होते हैं थ्रू टेप? मैम रैम को। रैम, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, मेन मेमोरी जो हमारी होती है, बिल्कुल सही। तो जाहिर है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारा, जो पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम है वो स्टैक के ऊपर तो नहीं रिलाई कर रहे होते सिर्फ और सिर्फ, बल्कि वो उसके ऊपर उसके पास एक मेमोरी होती है, मेन मेमोरी। तो एक्चुअली हमारे पास जो है हमारे पास जो ट्यूरिंग मशीन है इसके पास भी जो मेमोरी है वो मेमोरी टेप की सूरत में है। और ये टेप है, बड़ी मजे की बात, इनफाइनाइट। पीडीए के केस में ये टेप इनफाइनाइट नहीं थी, ऑल्दो टेप तो इनफाइनाइट थी। अगर मैं आपको पीडीए याद कराऊं, पीडीए की टेप हमारे पास कहीं आ जाए, ये देखें, ये हमने जब पीडीएफ पढ़ रहे थे, ऑल्दो की टेप होती इनफाइनाइट थी लेकिन हम टेप के ऊपर इस डॉलर सिंबल को देखते थे। ठीक है, और इस डॉलर सिंबल का काम ही यही था कि जब हमें टेप के ऊपर ये डॉलर सिंबल नजर आ जाता था तो हम कहते थे कि बस यहाँ पर हमारा इनपुट खत्म हो गया और अब हमें आगे इस इनपुट को रीड नहीं करना। तो ऑल्दो के टेप तो वैसे इनफाइनाइट ही हम कंसिडर करते हैं, लेकिन पीडीए के केस में हम इसके इनफाइनाइट होने का फायदा कोई नहीं उठाते थे। पीडीए के केस में हम ये डॉलर साइन या कोई भी सिंबल जो आपका हो सकता है, कहीं जेड नॉट होता है, किसी बुक में कोई सिंबल होता है, बहरहाल हम एक सिंबल ले लेते हैं और वो सिंबल डिपिक्ट कर रहा होता है कि टेप यहाँ पर एंड हो रही। लेकिन ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास जो टेप होगी वो टेप इनफाइनाइट होगी। उसमें हम कोई ऐसा सिंबल इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे कि जहां पर हम उसको रोक रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। अगर हम खुद से इनपुट रीड करना बंद कराना चाहते हैं एक्सप्लिसिटली तो उसके लिए हमें कोई मैकेनिज्म डिजाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम पूरी टेप को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो वो हमारे अपने ऊपर है। ठीक है, टेप इनफाइनाइट हमारे पास अवेलेबल। अच्छा, दूसरी एक मजे की चीज कि इनपुट अल्फाबेट्स बिलोंग टू टेप अल्फाबेट्स। जब हमने पुश डाउन ऑटोमेटा देखा था तो हमने ये देखा था कि हमारे इनपुट अल्फाबेट्स कुछ और थे और हमारे टेप अल्फाबेट्स कुछ और हो सकते थे। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में तो ये बात ट्रू नहीं हो रही, लेकिन हमने ये जरूर देखा था कि हमारे पास इनपुट अल्फाबेट्स में 1 2 3 होता था और टेप अल्फाबेट्स में एबीसी हो सकता था। ये डिफरेंट होता था, मतलब टेप अल्फाबेट कोई और चीज थे और इनपुट अल्फाबेट कोई और चीज थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास इनपुट अल्फाबेट जो है, टेप अल्फाबेट ओवरऑल एक बड़ा सेट होगा और इनपुट अल्फाबेट उसका सबसेट होगा। ठीक है, आगे मैथमेटिकली ये चीज आएगी, वो आपको और समझ में आ जाएगी कि टेप अल्फाबेट और इनपुट अल्फाबेट सेम है पहली बात, लेकिन वो सेम ऐसे नहीं, इक्वल नहीं है, बल्कि जो टेप अल्फाबेट्स हैं वो एक बड़ा सेट है। टेप अल्फाबेट पे हर तरह के अल्फाबेट्स आ सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ पर्टिकुलर सिंबल जो है वो हमारे पास इनपुट अल्फाबेट्स भी होंगे। ठीक है, सबसेट है इनपुट अल्फाबेट्स टेप अल्फाबेट्स का। ये एक बहुत मजे की कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जो कि पीडीए में नहीं थी। पीडीए के अंदर हम टेप को किस तरह यूज करते थे, सिर्फ और सिर्फ रीड करने के लिए। लेकिन यहाँ ट्यूरिंग मशीन में हम जब टेप को इस्तेमाल करेंगे तो हम टेप के ऊपर रीड भी कर रहे होंगे और राइट भी कर रहे होंगे। अभी तक हमने ना एफए को ना पीडीए को, किसी भी मैथमेटिकल मॉडल को राइटिंग करते हुए नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर हमें ट्यूरिंग मशीन टोटली इन एक्शन नजर आएगी। ये रीड भी कर रही होगी सिंबल्स को और राइट भी कर रही होगी। ठीक है, एक और मजे की चीज वो ये कि हमने टेप तो देखी पीडीए के अंदर, लेकिन हमने ये कैरेक्टरिस्टिक देखी कि टेप हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करती है, यानी कि अगर इस पे है तो आगे आएगी, इस पे है तो आगे आएगी, सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव करती है पीडीए के अंदर टेप। हमने टेप के जो पॉइंटर है उसको कभी वापस जाते हुए नहीं देखा पीडीए के अंदर। लेकिन ट्यूरिंग मशीन के अंदर ये भी एक मजे की चीज है कि हमारा जो इनपुट पॉइंटर है वो लेफ्ट साइड पर भी मूव कर सकता है और वो राइट साइड पर भी मूव कर सकता है। ये हमारी डिजाइनिंग के ऊपर है, हमारी लॉजिक के ऊपर है कि हम इनपुट पॉइंटर को आगे की साइड पर मूव कराना चाहते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट।
ठीक है। और एक मजे की चीज ये भी है कि हमारे पास स्पेशल स्टेट्स फॉर रिजेक्टिंग एंड एक्सेप्टिंग होती है फॉर इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है। ये पीडीए के अंदर वैसे जरूरी नहीं था, लेकिन हमने जो पीडीएस पढ़े वो ऐसे पढ़े। देखिए हमने ये दोनों नल ट्रांजिशन ली थी, ऑल्दो ये सेम पीडीए सिर्फ इन दो स्टेट से भी बन सकता है, Q1 और Q2 से, लेकिन फिर भी हमने Q0 लिया और Q3 लिया। ये दोनों नल ट्रांजिशन थी। इन दोनों नल ट्रांजिशन का फायदा ये हो गया कि हमारी इनिशियल स्टेट पूरी पीडीए से अलग हो गई और हमारी फाइनल स्टेट पूरी पीडीए से अलग हो गई। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा पीडीए के अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेट अलग हो, ऐसा भी हो सकता था कि आपकी यही इनिशियल स्टेट होती और यही फाइनल स्टेट होती। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने जो एग्जांपल ली इत्तेफाक से वो ऐसी ली कि उसके अंदर इनिशियल स्टेट और बाकी जो नॉन इनिशियल और फाइनल स्टेट्स हैं वो अलग थी। लेकिन ट्यूरिंग मशीन के अंदर हमेशा क्या होगा कि हमारे पास एक्सेप्ट स्टेट और रिजेक्ट स्टेट अलग से होंगी। एक्सेप्ट स्टेट भी हम बना रहे होंगे, कभी कभार हम रिजेक्ट स्टेट भी बना रहे होंगे अलग से। बाकी पूरा जो स्टेट चार्ट डायग्राम होगा वो तो हमारा अलग ही होगा, लेकिन इसके साथ हमारे पास एक्सेप्ट स्टेट्स होंगी और रिजेक्ट स्टेट्स होंगी एडिशनली। वो हम बनाएंगे सिर्फ इसलिए ताकि हम इनपुट को एक्सेप्ट करा सके और रिजेक्ट करा सके। ठीक है। तो आई होप के थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया आना शुरू हो गया। हम बनाएंगे पहली ट्यूनिंग मशीन तो और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है। थोड़ी सी फॉर्मल डेफिनेशन को देख लें, क्योंकि किसी भी मैथमेटिकल मॉडल को जो सबसे बेसिकली अच्छे तरीके से हमें अंडरस्टैंड करवाती है जो चीज, वो हमारी फॉर्मल डेफिनेशन होती है। ठीक है। ट्यूरिंग मशीन की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो बेसिकली 7 टपल डेफिनेशन है, यानी ये 7 चीजें अगर हमें किसी ट्यूरिंग मशीन के अंदर नजर आएंगी तो हम उसको ट्यूरिंग मशीन कहेंगे। अदरवाइज अगर ये 7 चीजों में से कोई चीज कम है तो वो ट्यूरिंग मशीन नहीं होगी। और इसका ये फायदा है इन 7 टपल्स का, बड़े मजे की बात कि वैसे तो हमारी ट्यूरिंग मशीन बड़ी कॉम्प्लेक्स ही होती है, लंबी चौड़ी सी होती है, और उसके अंदर जो है वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड स्टेट्स लिखी होती हैं, एजेस बनी हुई होती हैं। आपकी ड्राइंग भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए एक ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन करने के लिए। लेकिन इसका ये बड़ा फायदा होता है कि इस 7 टपल डेफिनेशन की वजह से हम ट्यूरिंग मशीन को इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं। वो ट्यूरिंग मशीन कितनी ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, लेकिन उसको मैथमेटिकली लिखा जा सकता है। जब आप उसकी 7 टपल्स को अलग अलग करके इस तरह से लिख देंगे, जैसे कि हम ऑलरेडी एफए के बारे में सीख चुके हैं, पीडीए में सीख चुके हैं, तो ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमें मिल जाती है। और बजाय इसके कि हम पूरी ट्यूरिंग मशीन कहीं बैठकर डिजाइन करें सर्कल्स और एजेस, हम ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ भी ट्यूरिंग मशीन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि मैं आपको अभी बता चुकी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ट्यूरिंग मशीन और क्यों कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व होंगी, तो हम पहले ही पढ़ चुके कि एक होती है रेगुलर लैंग्वेजेस और उनके लिए एफए डिजाइन किया जाता है। रेगुलर लैंग्वेजेस के आपके सामने ये कुछ एग्जांपल रखेंगे। लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जो हैं वो एक कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं कि उनकी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिखी जा सकती, एफए नहीं लिखा जा सकता, जैसे एन बी एन या स्ट्रिंग रिवर्स। ये दोनों एक ऐसी पैलिंड्रोम कह लें इसको। ये पैलिंड्रोम और एन बी एन की एग्जांपल ऐसी लैंग्वेजेस की जो रेगुलर एक्सप्रेशन या एफए से रिप्रेजेंट नहीं हो सकती, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जो है वो पीडीए से रिप्रेजेंट हो सकती है। लेकिन ऐसे भी हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेजेस है जो कि पीडीए भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। ठीक है। पीडीए की फॉर एग्जांपल हम कौन सी लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, एन बी एन सी एन। ऐसी लैंग्वेज के जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कंपैरिजन दो हो, हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को काउंट कर रहे हो। ठीक है। जैसे कि एन बी एन तो हमारी जो पीडीए वो डिजाइन कर लेता है, क्यों? क्योंकि उसके पास स्टैक है, एक अल्फाबेट को वो रखता है टेप के ऊपर और एक अल्फाबेट को रखता है स्टैक के ऊपर और आपस में कंपेयर कर लेता है। तो क्योंकि उसके पास डेटा को रखने के लिए दो हिस्से हैं, इसलिए वो दो कंपैरिजन कर एक कंपैरिजन कर पाता है। लेकिन जहां पर भी कंपैरिजन दो या दो से ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पर आपका पीडीए फेल हो जाता है। वो तमाम लैंग्वेजेस पीडीए रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ट्यूरिंग मशीन की बेसिक सबसे बेसिक वो 3 कंपैरिजन तो कर सकती है, लेकिन 3 4 10 12 15 आप ट्यूरिंग मशीन से जितने कंपैरिजन कराना चाहें वो कर सकती है, क्योंकि इसकी टेप है इनफाइनाइट और रीड राइट हेड जो है वो आगे पीछे दोनों तरफ मूव कर सकता है। तो आप इसे कितने भी नंबर ऑफ कंपैरिजन कराना चाहें तो आप करा सकते हैं। ठीक है। तो हम सबसे ज्यादा जो ट्यूरिंग मशीन का एग्जांपल देखेंगे वो देखेंगे ए एन बी एन सी एन के साथ कि क्या किस तरह से ये ट्यूरिंग मशीन इस वाली लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। ये हम टपल्स के ऊपर आ गए कि हम समझ गए ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास क्या होगा, एक कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ऐसा होगा उसके अंदर स्टेट्स होंगी और उसके साथ एक रीड राइट हेड होगा। ठीक है। रीड राइट हेड की कोई बाउंड्रीज नहीं होगी, उसके ऊपर कोई डॉलर नहीं होगा, वो लेफ्ट साइड से भी इनफाइनाइट होगा और राइट साइड से भी इनफाइनाइट होगा।
और हेड दोनों तरफ मूव कर सकेगा, लेफ्ट साइड पर भी चाहेगा तो चला जाएगा और राइट साइड पर भी चाहेगा तो चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, हेड किस तरह से काम करेगा? एक वक्त में हेड 3 काम कर रहा होगा। सबसे पहले अगर हेड पॉइंटर कहीं मौजूद है, जाहिर है कि अगर पॉइंटर इस लोकेशन पर मौजूद है तो इसका क्या मतलब है कि इस लोकेशन पर जो भी सिंबल होगा वो रीड हो रहा होगा। ठीक है, अगर मुझे कोई सिंबल रीड नहीं कराना है तो मेरा पॉइंटर कहाँ होना चाहिए? इस जगह होना चाहिए जहां पर सिंबल मौजूद नहीं है, क्योंकि हमेशा पॉइंटर जहां पर भी मौजूद है वो सिंबल तो वो रीड कर रहा होगा। तो पहला स्टेप जो कि हेड परफॉर्म करता है वो होता है कि किसी सिंबल को रीड करना। दूसरा काम जो हेड करता है, जो कि पहले कभी उसने नहीं किया, कि इस लोकेशन को छोड़ने से पहले पहले हेड यहाँ पर कुछ राइट भी करेगा। कुछ रीड तो करेगा लेकिन साथ में ही कुछ राइट भी करेगा। ठीक है, तो ये दूसरा काम है जो कि इसने पहले कभी किसी पीडीए में हमने होते हुए नहीं देखा, ना एफए में होते हुए देखा। तो रीड करना इसका पहला काम है, राइट करना दूसरा काम है, और फिर जाते जाते तीसरा काम ये कि डिसाइड करेगा कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। कभी कभी किसी सिचुएशन में ये हेड लेफ्ट साइड पर चला जाएगा, कभी कभी किसी सिचुएशन में ये हेड राइट साइड पर चला जाएगा। तो एक वक्त में ये हेड जो है, इसके ऊपर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और ये तीनों काम इस हेड को जरूर करने होते हैं। इसको रीड भी करना होता है, इसको राइट भी करना होता है और इसको मूव भी करना होता है। और हमें ये तीनों स्टेप्स को सही तरीके से लॉजिकली परफॉर्म करवाना होता है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ठीक है, अब ये कैसे नजर आएगा किसी ट्रांजिशन फंक्शन के ऊपर? हमें ये बात कैसे नजर आएगी कि हेड रीड कर रहा है या राइट कर रहा है या मूव लेफ्ट हो रहा है या मूव राइट होगा? तो जो ट्रांजिशन फंक्शन होगा ट्यूरिंग मशीन का, वो ट्रांजिशन फंक्शन हमें ऐसा नजर आएगा। ठीक है, इस ट्रांजिशन फंक्शन को फौरन देखकर ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये ट्यूरिंग मशीन है, ये पीडीए नहीं। अगर मैं अभी इस स्टेज पर आप में से किसी से पूछूं कि इसमें और पीडीए के ट्रांजिशन फंक्शन में अगर मैं ये आपको दे दूं Q1 से लेके Q2 तक और यहाँ पर बीच में कुछ लेबल लगा हुआ है और आपसे पूछूं कि ये पीडीए है या ट्यूरिंग मशीन है, तो आप क्या कहेंगे कि ये ट्यूरिंग मशीन है पीडीए? मैम वो देखेंगे स्टैक है कि इन्वॉल्व कि नहीं है। स्टैक आपको कैसे पता लगेगा? यहाँ देखकर आपको पता लग रहा है कि स्टैक इन्वॉल्व है या नहीं, इस फंक्शन को देखकर? यस मैम, उधर हम मैम पहले देखते थे, एक ए एक कॉमा बी देखते थे। ए कॉमा बी एग्जैक्टली, कि ये जो एज है, एज से पहले यहाँ पर पीडीए के केस में हमारे पास 2 लेटर होते थे। ठीक है, ये बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि एरो से पहले हमारे पास 2 सिंबल होते थे। एक सिंबल होता था हमारा इनपुट जो कि हमारा टेप के ऊपर होता था, मगर दूसरा सिंबल हमारा क्या होता था? स्टैक के ऊपर होता था। तो यहाँ पर ट्यूरिंग मशीन में एरो से पहले हमारे पास एक ही सिंबल है, इसका मतलब है कि सिर्फ कुछ रीड हो रहा है टेप के ऊपर से और स्टैक इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल ठीक। और दूसरा डिफरेंस, ये डिफरेंस ठीक है, और भी डिफरेंसेस है हमारे पास जिससे आप पता लगा सकते मैम उसमें मैम हमारे ये पास लेफ्ट राइट वाला हैं। जी जी, राइट पर हमारे पास सिर्फ एक सिंबल होता था हमेशा। ठीक है, ये राइट पर जो एक सिंबल होता था वो हमेशा किस बात को रेफर कर रहा होता था? ये राइट वाला जो स्टैक के सिंबल है ये स्टैक के हमारा ऑपरेशन के लिए। एग्जैक्टली ये सिर्फ एक ही हमेशा सिंबल होता था और ये हमें दिखाता था कि स्टैक पे कुछ पुश करना है या पॉप करना है या स्किप करना है। तो हमारे पास पीडीए में एरो से पहले 2 सिंबल्स होते थे और एरो के बाद एक ही सिंबल होता था। ट्यूरिंग मशीन में उल्टा है, ट्यूरिंग मशीन में एरो से पहले एक सिंबल होता है और ट्यूरिंग एरो के बाद 2 सिंबल होते हैं। पहला सिंबल किस बात को रेफर कर रहा होता है? पहला सिंबल इस बात को रेफर कर रहा होता है कि टेप पे राइट क्या किया गया। तो ये जो एरो से पहले सिंबल है वो एक्चुअली है कि हमें टेप पे से रीड क्या करना है, और एरो के बाद जो हमें पहला सिंबल नजर आता है एक्चुअली वो है कि हमें टेप के ऊपर राइट क्या करना है। और आखिरी जो चीज आपको एग्जैक्टली डिफरेंशिएट कर देगी ट्यूरिंग मशीन और पीडीए के अंदर, एक पहली साइट के अंदर ही जो चीज आपको नजर आ जाती है वो है इसका थर्ड वाला कैरेक्टर। ठीक है, ये थर्ड कैरेक्टर क्या है? ये हमेशा 2 होंगे, या तो ये आर होगा या ये एल होगा, इन दोनों के अलावा कभी भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये जो थर्ड स्टेज है यहाँ पर आपको एल या आर लिखा हुआ नजर आएगा। और ये क्या बात बता रहा होगा एक्चुअली हमें कि टेप पर लेफ्ट साइड पर मूव होना है या राइट साइड पर? अगर एल लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इनपुट पॉइंटर अपना काम करने के बाद लेफ्ट साइड पर मूव हो जाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर राइट लिखा हुआ है तो इनपुट पॉइंटर अपना काम करके राइट साइड पर मूव हो जाना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को अब चीजें क्लियर होने शुरू हुई हैं। ठीक है,
तो ये ट्रांजिशन फंक्शन एक छोटा सा बना हुआ है जो कि साफ पता लग रहा है कि ये किसका ट्रांजिशन फंक्शन है, ट्यूरिंग मशीन का ट्रांजिशन फंक्शन है। इस ट्रांजिशन फंक्शन को हम इस तरह ग्राफिकली भी लिख सकते हैं और ये हमें ज्यादा लॉजिकली अच्छा समझ में आ जाता है। लेकिन वंस हमें ट्यूरिंग मशीन पर अच्छी हैंड्स ऑन हो जाती है तो हम ट्यूरिंग मशीन का जो ट्रांजिशन फंक्शन है इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। तो जो चीज यहाँ पर ये लॉजिकली लिखी हुई है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये इसकी बिल्कुल इक्वलेंट है, सेम टू सेम है। ठीक है, अगर आपके सामने ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो तो आपको इस ग्राफ तक पहुंच जाना चाहिए, और अगर आपके सामने ग्राफ अवेलेबल हो तो आपको ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, ये एक और हमारे सामने एग्जांपल लिखी हुई है। ये देखिए ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर कभी आर लिखा हो सकता है और कभी एल लिखा हो सकता है। एल का मतलब है कि टेप पे हमें लेफ्ट साइड पर मूव हो जाना है, आर का मतलब है राइट साइड पर मूव हो जाना है। ठीक है, अच्छा काम किस तरह से करेगा हमें पता कैसे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें कि अगर टेप पर किसी सिचुएशन पे हम टेप पर ए बी सी पढ़ा हुआ है और हमारा जो इनपुट पॉइंटर है वो ए के ऊपर है, तो एक्चुअली ये तीन एक्शन कैसे परफॉर्म करेगा। जाहिर है रीड कर रहा है ए, अगर पॉइंटर इधर है इसका मतलब है कि रीड कर रहा है ए। अगर इनपुट पॉइंटर यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पर ये सिर्फ रीड नहीं कर सकता, राइट भी कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे उसने ए को के बना दिया, रीड किया ए लेकिन राइट कर दिया के, जैसे कि इसका नंबर 2 स्टेप है। और तीसरा स्टेप था कि मूव लेफ्ट हो जाओ। ये सारे काम करने के बाद मूव लेफ्ट, तो यही टाइम 0 पे क्या होगा कि वो ए को रीड कर रहा होगा। जब ट्यूरिंग मशीन स्टार्ट होगी सबसे इनिशियल स्टेट पे अगर ये तीन काम ट्यूरिंग मशीन के अंदर होने, तो सबसे पहला 0 टाइम स्टैम्प के ऊपर क्या हो रहा होगा, 0 टाइम स्टैम्प के ऊपर वो ए को रीड कर रहा होगा। लेकिन 1 टाइम स्टैम्प के ऊपर वो ए की जगह के को राइट भी कर चुका होगा और मूव लेफ्ट भी हो चुका होगा। ठीक है, दोनों काम वो एक साथ ही करेगा, राइट करके मूव लेफ्ट हो जाना या राइट हो जाना। राइट करके उसको वहां खड़ा नहीं रहना है, क्योंकि राइट करके अगर वो वहीं खड़ा रहा इसका क्या मतलब हो गया, इसका क्या मतलब है जिस वक्त आपके सामने सिचुएशन बनी है। असल में तो ये जो यहाँ पर 3 स्टेप्स लिखे हुए इन 3 स्टेप्स की डेफिनेशन ये हो गई जो यहाँ पर बनी है, एग्जैक्टली ये कि राइट रीड किया ए, राइट किया के और मूव लेफ्ट। लेकिन अगर ये मैं पॉइंटर यहाँ रख दूं तो ये इससे क्यों अलाइंड नहीं है, क्या फर्क आ गया। लेफ्ट मूव नहीं कर रहा ना मैम। एक तो लेफ्ट मूव नहीं किया और दूसरी बात ये एग्जैक्टली लेफ्ट मूव के बदले क्या अब हमारी तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, रीड के। बिल्कुल यस सही है, मैम। मूव लेफ्ट के बदले वो रीड कर रहा है के। तो ऐसा नहीं करना, ये यहाँ पर होना चाहिए ताकि हमें नजर आए कि भाई उसने ए को रीड भी किया, ए की जगह के राइट भी किया और मूव लेफ्ट भी हुआ। ठीक है, लेकिन जिस जगह वो खड़ा होता है वहां पर वो उस कैरेक्टर को बेसिकली रीड कर रहा होता है, तो अब वो बी को रीड करना शुरू हो गया। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल ये पिछली एग्जाम्पल जो हमने देखी, हमने मूव लेफ्ट वाली देखी, मूव राइट भी हो सकता है। मूव राइट ऐसे हो सकता है कि हम ट्यूरिंग मशीन से कह सकते हैं कि भाई रीड करो बी, बी की जगह राइट कर दो एफ और फिर मूव हो जाओ राइट पर। अगर ऐसा करेंगे तो कैसे होगा कि भाई 1 टाइम स्टैम्प पर हम कह रहे हैं रीड करो बी, बी की जगह राइट करो एफ और मूव हो जाओ राइट पर। ठीक है, तो ये सेकंड टाइम स्टैम्प पर हमारी मशीन, तो ये 0 से लेके 1 तक हमारा इस तरह से चल रहा है कि 0 टाइम स्टैम्प पर हम ए पर खड़े हुए थे, फिर हमने ए की जगह के को राइट किया, मूव लेफ्ट हो गए। जैसे ही हम मूव लेफ्ट पर हो गए तो हम किस पर आ गए, रीड बी के ऊपर आ गए। तो रीड बी के बारे में लिखा हुआ था कि रीड बी करो तो फिर उसको राइट एफ कर दो और मूव राइट हो जाओ। तो ये एग्जैक्टली हमारी ट्यूरिंग मशीन का जो ऊपर का ट्रांजिशन फंक्शन है वो कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है। अच्छा, एक और चीज जो कि मुझे आपको यहाँ पर दिखानी है वो है ब्लैंक सिंबल। जो टेप है उस टेप के ऊपर हमारे पास ब्लैंक सिंबल भी हो सकता है। ये जिस बुक की स्लाइड्स में इस वक्त यूज कर रही हूँ यहाँ पर ब्लैंक के लिए इस्तेमाल हुआ है ये जो डायमंड साइन है। कभी कभार कुछ बुक्स के अंदर, इवन हमारी जो कोहेन जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ब्लैंक के लिए ये सिंबल इस्तेमाल हुआ है, तो ब्लैंक कभी कभार ये भी हो सकता है। और कुछ बुक्स के अंदर स्मॉल बी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, स्मॉल बी ब्लैंक के लिए यूज हो रहा है, तो वो हमें पता चल जाएगा बुक को या जो भी डायग्राम हमारे सामने आएगा उसको देख करके ब्लैंक के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल हो रही है। बहरहाल ये बात तय है कि हमारे पास टेप के अंदर जो है वो ब्लैंक मौजूद होगा। अगर मैं फॉर्मल डेफिनेशन दोबारा लगाऊं इसकी, ठीक है, हमारे पास क्यू सेट ऑफ स्टेट्स है, हमारे पास इनपुट सिंबल अल्फाबेट तो है, लेकिन इस इन अल्फाबेट के अंदर और पीडीए और एफए के अल्फाबेट सेट के अंदर क्या फर्क है कि हमें कैसे पता चलेगा ये अल्फाबेट सेट जो है वो ट्यूरिंग मशीन का है। अल्फाबेट इज इनपुट अल्फाबेट दैट alphabet not containing the blank symbol.
ठीक है, ये एक ऐसा अल्फाबेट सेट होगा कि उसके अंदर सारे कैरेक्टर्स आ सकेंगे लेकिन ब्लैंक सिंबल कभी भी नहीं आएगा। टेप के ऊपर ब्लैंक सिंबल जरूर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये इनपुट कैरेक्टर के अंदर, जैसे हमने पहले ये बात डिस्कस की थी ना कि इनपुट जो हमारी टेप अल्फाबेट है वो एक बड़ा सेट है और टेप अल्फाबेट का इनपुट अल्फाबेट सबसेट है। तो एक जो कि जरूर फर्क होगा वो फर्क होगा ब्लैंक का, कि हमारे टेप अल्फाबेट्स के अंदर पड़ा होगा ब्लैंक, लेकिन हमारे इनपुट अल्फाबेट के अंदर वो ब्लैंक कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप इनपुट अल्फाबेट कैसा भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ऐसा सिंबल जरूर होना चाहिए जो कि काम ब्लैंक का दे रहा होगा। वो चाहे आप बी रख लें, चाहे आप डायमंड रख लें, चाहे आप कोई भी शेप उसकी रख लें, लेकिन कम से कम आपके पास एक ऐसा सिंबल जरूर होना चाहिए जो सिंबल टेप पर मौजूद हो सकता है लेकिन वो आपके इनपुट अल्फाबेट सेट का पार्ट ना हो। आई होप ये सेकंड टपल आपको क्लियर हुई है। क्लियर हुई है? मैम थोड़ा दोबारा बता दें। थोड़ा दोबारा बताऊं? ठीक है, हमारे पास एक बिगर सबसेट होगा, जिस बिगर सबसेट को हम क्या कह रहे होंगे, हम इसको कह रहे होंगे टेप अल्फाबेट्स। नजर नहीं आ रहा। नहीं नजर आ रहा? ठीक है, इसका फॉन्ट बड़ा करूं? एक हमारे पास हमेशा एक बिगर सबसेट होगा, एक बिगर सेट होगा और उसके अंदर मौजूद होंगे टेप अल्फाबेट्स। ठीक है, और इसी के अंदर एक सबसेट मौजूद होगा, टेप अल्फाबेट्स का पार्ट ही होगा, वो एक छोटा अल्फाबेट सेट होगा। उसको हम क्या कहेंगे? इसको मैं करूं, एक मिनट। ठीक है, इसके अंदर एक और सबसेट एग्जिस्ट कर रहा होगा और ये सबसेट बेसिकली क्या होगा? ये होगा अल्फाबेट सेट। इंसर्ट करती हूँ सिंबल सिंबल। ठीक है, ये है हमारे इनपुट अल्फाबेट्स। इनपुट अल्फाबेट्स के अंदर बहुत सारे इनपुट अल्फाबेट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हो सकता है 0, इसके अंदर हो सकता है 1, इसके अंदर हो सकता है 2, इसके अंदर हो सकता है 3, जो आप रखना चाहें। ये हमारे पास इनपुट अल्फाबेट्स होंगे, लेकिन ये बात हमें मेक श्योर रखनी है कि हमेशा इनपुट अल्फाबेट्स क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा किसका? टेप अल्फाबेट्स का। कम से कम एक ऐसा अल्फाबेट जरूर होगा जो टेप अल्फाबेट में ज्यादा होगा। डेफिनेटली ये सबसेट है तो टेप अल्फाबेट के अंदर भी 2 है, टेप अल्फाबेट के अंदर भी 4 है, टेप अल्फाबेट के अंदर भी 2 है। ये आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं। तो अगर ये इनपुट अल्फाबेट टेप अल्फाबेट्स का सबसेट है तो ये तमाम अल्फाबेट्स टेप के अंदर भी मौजूद होंगे, लेकिन फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि आपके पास कम से कम एक ऐसा सबसेट और मौजूद होगा ठीक है, अगर वो टेप अल्फाबेट्स है तो इसके अंदर भी मौजूद होगा 0, इसके अंदर भी मौजूद होगा 2, इसके अंदर भी मौजूद होगा 4, इसके अंदर और बहुत से सिंबल मौजूद हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर सिंबल जरूर होगा, उसको आप ब्लैंक कह लें या जो भी कह लें। मैं इसको इस वक्त कैपिटल स्मॉल बी लिख देती हूँ। लेट्स सपोज ये मेरा ब्लैंक है, आपका ब्लैंक डायमंड हो सकता है, कोई भी साइन हो सकती है, मैंने इसको फिलहाल ब्लैंक के तौर पर ये ले लिया। तो अब ये वो सिंबल है एक्चुअली जो हमेशा टेप अल्फाबेट्स में जरूर होगा लेकिन इनपुट अल्फाबेट में नहीं आना चाहिए। ऐसा एक सिंबल जरूर एग्जिस्ट करता होगा और वो ब्लैंक सिंबल होगा कि जो आपके टेप अल्फाबेट्स में तो आ सकता है लेकिन आपके इनपुट अल्फाबेट में कभी नहीं आएगा। क्लियर हुई है बात? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे पास जो इनपुट अल्फाबेट होगा उसके अंदर कभी भी ब्लैंक सिंबल नहीं आ रहा होगा।
लेकिन हमारे पास जो टेप अल्फाबेट होंगे वो एक्चुअली क्या होगा, उसके अंदर ब्लैंक सिंबल मौजूद होगा। हमेशा ब्लैंक सिंबल मेंबर होगा किसका, टेप अल्फाबेट का। यही बात हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि एक ब्लैंक सिंबल जो भी हमने ले लिया, उसको हम सिंबल तो कोई भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कोई भी सिंबल ले लें, वो सिंबल हमेशा मेंबर किसका होगा, टेप अल्फाबेट्स का होगा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि वो जो आपके टेप अल्फाबेट्स होंगे वो सबसेट, उसका सबसेट होगा आपका इनपुट अल्फाबेट। ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि हमारे जो टेप अल्फाबेट्स हैं, टाओ जो सिंबल है वो एक बड़ा सबसेट है, बड़ा सेट है, और इसका एक सबसेट है हमारे पास इनपुट अल्फाबेट्स। ठीक है, ये हमने पहली 3 टपल्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया। फिर हमने बात की ट्रांजिशन फंक्शन की। बहुत अच्छे से इस ट्रांजिशन फंक्शन को हम अभी देख चुके कि ट्रांजिशन फंक्शन ये पीडीए से कैसे डिफरेंट है। पीडीए से इसलिए डिफरेंट है कि यहाँ पर एरो से पहले एक स्टेट का जिक्र होगा और एक टेप अल्फाबेट का जिक्र होगा। ठीक है, एक स्टेट पर खड़े होकर हम एक टेप अल्फाबेट को देख रहे होंगे। वहां पर पीडीए के केस में क्या था कि हम एक स्टेट पर खड़े हुए थे, टेप अल्फाबेट को भी देख रहे थे और स्टैक को भी। तो वहां पर जब हम ट्रांजिशन फंक्शन देख रहे थे तो एरो से पहले 3 हमें एलिमेंट्स नजर आ रहे थे। चल जाए हम ट्रांजिशन फंक्शन के ऊपर, ये देखिए, ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन था। तो एरो से पहले हमें 3 एलिमेंट्स नजर आ रहे थे, स्टेट, अल्फाबेट और टेप अल्फाबेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है ट्यूरिंग मशीन के अंदर कि सिर्फ हम किसी स्टेट पर खड़े होंगे और टेप अल्फाबेट को रीड कर रहे होंगे। एरो के बाद हमें यहाँ पर 3 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। वहां पर हमें एरो के बाद कितने एलिमेंट्स नजर आ रहे थे, सिर्फ 2। लेकिन यहाँ पर हमें एरो के बाद 3 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, जो कि बेसिकली हमें क्या बता रहे हैं कि हम किसी स्टेट पर भी पहुंचेंगे, टेप के अल्फाबेट्स के ऊपर भी कोई चेंज आएगा, और या तो हम लेफ्ट मूव हो रहे होंगे या राइट मूव हो रहे होंगे। तो आई होप कि ट्रांजिशन फंक्शन भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, बिलाल अगर यहाँ पर मौजूद है, स्पेशली बिलाल से कह रही हूँ, वैसे बाकी सबसे कह रही हूँ कि और आखिरी ये 3 जो स्टेट्स हैं ये भी जरूर होनी चाहिए आपकी ट्यूरिंग मशीन के अंदर। एक हमारे पास क्यू नॉट होना चाहिए। क्यू नॉट है इनिशियल स्टेट जो कि बड़े क्यू सेट का पार्ट होगा। क्यू सेट के अंदर जरूर एक ऐसी स्टेट होनी चाहिए जिसका नाम हो इनिशियल स्टेट। अगर वो है तो ट्यूरिंग मशीन है, अगर इनिशियल स्टेट नहीं है तो ट्यूरिंग मशीन नहीं है। लेकिन इसके अलावा सिर्फ क्यू नॉट पर बात खत्म नहीं हो जाती, हमें और भी स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी। एक हम कहेंगे एक्सेप्ट स्टेट, एक हम कहेंगे रिजेक्ट स्टेट। फाइनल स्टेट कह लें या एक्सेप्ट स्टेट कह लें, आप जिसको भी कह लें। अच्छा, फाइनल स्टेट का मसला ये था कि जो हमारा, अगर मैं एफ की फॉर्मल डेफिनेशन आपको याद हो तो कैपिटल एफ हम फाइनल स्टेट ले लेते एक सेट। तो फाइनल स्टेट्स मल्टीपल भी हो सकती थी, और फाइनल स्टेट का ये भी मजे की बात थी कि वो नल भी हो सकती थी। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए एडिशनली एक टप्पल दिया हुआ है, यानी कि इसका होना जरूरी है। एक्सेप्ट स्टेट के बगैर हमारा हमारी ट्यूरिंग मशीन कंप्लीट ही नहीं होगी। और वो एक्सेप्ट स्टेट क्या होगी, एक ही स्टेट होगी, और वो कहाँ से होगी, क्यू के अंदर से ही होगी। और हमारे पास एक अदद रिजेक्ट स्टेट जरूर होनी चाहिए। वो एक ही स्टेट होगी लेकिन वो रिजेक्ट जो है वो क्या कहते हैं, रिजेक्ट कर रही होगी। तो एक्सेप्ट स्टेट और रिजेक्ट स्टेट सेम नहीं हो सकते। हो सकता है कि आपकी क्यू नॉट ही आपकी एक्सेप्ट स्टेट हो, इनिशियल स्टेट है और इनिशियल और आपकी एक्सेप्ट स्टेट सेम है, ऐसा हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आपकी क्यू नॉट और वही आपकी रिजेक्ट स्टेट हो। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपने ये 2 स्टेट्स अलग अलग नहीं बनाई, आपने क्यू नॉट ही बनाया और उसको आपने रिजेक्ट स्टेट का स्टेटस दे दिया, या आपने इनिशियल स्टेट बनाई उसको आपने एक्सेप्ट स्टेट का स्टेटस दे दिया। लेकिन कम से कम ट्यूरिंग मशीन के अंदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट अलग अलग जरूर होनी चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चला कि ऐसी कोई ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती कि जिसके अंदर एक स्टेट हो। ऐसा पीडीए एग्जिस्ट कर सकता था, ऐसा एफ एग्जिस्ट कर सकता था कि जिसके अंदर स्टेट एक ही हो, लेकिन यहाँ ट्यूरिंग मशीन में रिस्ट्रिक्शन है कि हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट होनी चाहिए। तो इस वजह से कम से कम भी हमारे पास जो छोटी से छोटी ट्यूरिंग मशीन आएगी उसके अंदर 2 स्टेट्स होंगी, उनमें से एक एक्सेप्ट और एक रिजेक्ट, और उन एक्सेप्ट रिजेक्ट में से ही कोई इनिशियल स्टेट हम कह रहे हैं। ठीक है, फॉर्मल डेफिनेशन आई होप क्लियर है। यस मैम। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर पहुंचे थे कि हमारे पास टेप के ऊपर, अब फॉर एग्जांपल अगर हम इस टेप को देखें तो इनपुट अल्फाबेट सेट के अंदर हमारे पास ए बी सी पड़ा होगा। हमारे इनपुट अल्फाबेट में क्या है, ए बी सी, लेकिन टेप अल्फाबेट में क्या क्या पड़ा है, ए बी सी और ब्लैंक। ठीक है, तो ये ब्लैंक सिंबल एक्चुअली हमें बता रहा होगा, बहुत हमें काम दे रहा होगा। ठीक है, जहां पर इनपुट खत्म हो जाएगा वहां पर उसके बाद ब्लैंक सिंबल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हम अगर किसी स्टेट पर खड़े हुए तो उस स्टेट पर खड़े होके हम ए को रीड करें, तो ये भी हम बात समझ में आ गई हमें कि ए रीड करें और हम Q1 पर खड़े हुए। ठीक है,
लेकिन अगर हम इस ट्रांजिशन फंक्शन को देखें, ए रीड करना है, ए की जगह बी राइट करना है और राइट पर मूव हो जाना है, तो ये जैसे हम ये काम कर देंगे कि ए रीड किया, ए की जगह बी राइट किया और राइट पर मूव हो गए, तो एक्चुअली साथ में हमारी स्टेट भी हमेशा चेंज हो जाएगी। ये दोनों काम अगर हमने कर दिए, ए को रीड किया, जब ए को रीड करे तो हम कौन सी स्टेट पर थे, ए को रीड करते वक्त हम Q1 स्टेट पर थे। लेकिन जैसे ही हमने ए की जगह बी रीड किया, एक तो ये दोनों काम एक साथ हुए, ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले बी राइट किया और फिर हम बी पर ही खड़े रहे और हम सी पर चले गए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हम एक स्टेप में, एक टाइम स्टैम्प के ऊपर ए को रीड कर रहे होंगे, नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे दोनों काम करेंगे, बी को राइट भी करेंगे और राइट साइड पर मूव भी हो जाएंगे। और जैसे हम ये दोनों काम करेंगे तो एक्चुअली हमारी स्टेट चेंज हो चुकी होगी, ये स्टेट हो चुकी होगी Q2। तो हमें ट्यूरिंग मशीन के अंदर ये चीज नजर आएगी, ये हमें नजर नहीं आएगी, लेकिन हमारी लॉजिक सही तरीके से काम करनी चाहिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करते हुए, कि हम रीड करा रहे हैं और टेप में हम कहाँ होंगे। ठीक है, अभी तो इनिशियल हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं आपको ये यहाँ पर विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ टेप की, लेकिन जाहिर है कि हर वक्त आपके सामने टेप अवेलेबल नहीं होगी, तो ये आपके माइंड में इमेजिनेशन चलनी चाहिए कि भाई किस चीज को रीड करते हुए हमारा टेप किस तरह काम करेगा। ठीक है, ये उसी तरह लेफ्ट साइड की भी एग्जांपल है कि टाइम स्टैम्प 1 के ऊपर अगर ए रीड किया जा रहा है तो हम स्टेट नंबर Q पर है, लेकिन ए की जगह अगर बी राइट करके हम मूव लेफ्ट हो गए, ए की जगह अगर हम बी राइट करके मूव लेफ्ट हो गए, तो इसका मतलब कि हमारी स्टेट भी साथ में चेंज हो गई। तो टाइम स्टैम्प 2 के ऊपर ना सिर्फ कि हमारी स्टेट चेंज है, बल्कि ए की जगह बी राइट हुआ है और हम लेफ्ट पर मूव हुए। ठीक है, अच्छा, ये ब्लैंक सिंबल का इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है? ब्लैंक सिंबल का इस्तेमाल इस तरह से करना है कि फॉर एग्जांपल अगर हम Q1 पर खड़े हुए हैं और हम ब्लैंक को रीड कर सकते हैं, तो ये ऐसे लिखा होगा आपकी स्टेज के ऊपर। आप बी लिखें, कैपिटल बी लिखें, या जो भी आपका ब्लैंक सिंबल है, यहाँ पर हमने डायमंड लिया हुआ है, तो हम ये ब्लैंक को रीड कर रहे हैं Q1 पे खड़े होके। तो एक्चुअली हम क्या किया हमने कि इस ब्लैंक को हमने जी बना दिया। ठीक है, पहले तो वो ब्लैंक था, लेकिन उस ब्लैंक के ऊपर जी राइट कर दो और फिर राइट साइड पर मूव हो जाओ। तो इसने ब्लैंक के ऊपर जी राइट किया और फिर राइट साइड पर मूव हो गए। तो हम कभी भी किसी स्टेज पर चाहें तो किसी ब्लैंक सिंबल को कोई अल्फाबेट से राइट कर सकते हैं, और जब हमारा जी चाहे हम किसी अल्फाबेट के ऊपर ब्लैंक जाकर राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई कि ब्लैंक्स भी रीड और राइट होंगे। एक और मजे की चीज ये है कि हमारे पास जो ट्यूरिंग मशीन है वो हमेशा होगी डिटर्मिनिस्टिक। कभी भी ट्यूरिंग मशीन जो है वो मैम नॉन, जी जी मैम आपने कहा कि ये इनपुट स्ट्रिंग में नहीं होंगे ब्लैंक, फिर रीड कैसे होंगे? टेप अल्फाबेट्स में होंगे। इनपुट अल्फाबेट्स और टेप अल्फाबेट्स दो अलग अलग चीज है ना। ठीक है, हमारे पास इनपुट अल्फाबेट भी एग्जिस्ट करेंगे और हमारे पास टेप अल्फाबेट भी एग्जिस्ट करेंगे। इनपुट कहाँ होता है? इनपुट होता है टेप पर है हमेशा। ठीक है, पीडीएन में भी, एफए में भी, जहां कहीं भी इनपुट होगा ही टेप पर, लेकिन हमें सेट दो लेने हैं। फर्क ये है कि पहले हम एक ही सेट ले रहे थे, टेप अल्फाबेट भी वही थे, इनपुट अल्फाबेट भी वही थे। पीडीए के केस में हमने क्या किया था, हमारे पास टेप अल्फाबेट भी वही थे और हमारे पास इनपुट अल्फाबेट भी वही थे। ठीक है, ये टाओ जो हमने लिया था, किसके लिए लिया था? स्टैक सिंबल के लिए। लेकिन ये जो अल्फाबेट था, ये अल्फाबेट सेम ही था। ठीक है, मैं एक मिनट किसी मिड स्टेज पर आ जाऊं। ये देखो, ये ए बी डॉलर, ये जो लिखा है, इनपुट अल्फाबेट भी यही है, टेप अल्फाबेट भी यही, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम है पीडीए के केस में। बट ट्यूरिंग मशीन के केस में हमारे पास टेप के ऊपर ही सब अल्फाबेट्स पड़े होंगे, लेकिन इस टेप के लिए हमें दो सेट चाहिए। ठीक है, इस टेप के अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो सेट्स की जरूरत पड़ेगी। एक सेट हमारा अल्फाबेट सेट है और एक हमारा टाउ सेट है। अल्फाबेट सेट वो है जो सिर्फ इनपुट अल्फाबेट्स को देखेगा, जो इनपुट पे आ सकते हैं। इनपुट में यानी कि स्ट्रिंग में जो हम चेक करा सकते हैं, वो आप जो इनपुट दे रहे हैं उसमें तो ब्लैंक नहीं आएगा, लेकिन आप खुद तो बीच में ब्लैंक डाल सकते हैं ना, ये आपके इस्तेमाल के लिए होता है। ठीक है, जैसे फॉर्म होता है ना, कभी कभार आप फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते हुए लिखा होता है नेम, फादर नेम, नीचे एक कैटेगरी लिखी होती है फॉर ऑफिस यूज ओनली। ठीक है, अब उस पर लिखा होता है नेम। अगर मेरा फॉर्म है तो मुझसे ज्यादा मेरा नाम कौन अच्छा लिख सकता है? मैं ही लिख सकती हूँ ना सबसे अच्छा, कोई ऑफिस का बंदा मेरा नाम। लेकिन अगर वहां पे लिखा हुआ है कि फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो वो नाम मैं वहां नहीं लिखूंगी। वो नाम किसको लिखना है? वो नाम ऑफिस वाले ही लिखेंगे, मैं नहीं लिख सकती, वो मेरे लिए नहीं है। ऑल्दो कि वो फॉर्म पर मौजूद है एंट्री, और मुझे पता भी है कि वहां पर आना क्या चाहिए, मुझे सबसे बेहतर पता है कि मेरे नाम की स्पेलिंग क्या है और मेरा नाम क्या है। बट इवन देन उस फॉर्म के ऊपर इंस्ट्रक्शन है कि भाई ये आपको नहीं लिखना है, ये ऑफिस के बंदे को लिखना है, वो खुद जानेगा कैसे लिखेगा। सेम इसी तरह इनपुट अल्फाबेट्स के अंदर ABCD कोई भी अल्फाबेट्स मौजूद हो सकते हैं, और हमें पता है लॉजिकली कि वहां पर ब्लैंक आ सकता है, लेकिन इनपुट अल्फाबेट के अंदर हम कभी भी ब्लैंक नहीं देंगे।
हम ब्लैंक नहीं देंगे इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैंक कभी आ नहीं सकता, ब्लैंक आएगा, और ब्लैंक टेप पर खुद राइट आप एक्सप्लिसिटली करवा रहे हो। जो ट्यूरिंग मशीन को आपने डिजाइन किया है वो इस तरीके से कि इनपुट को कभी कभार आप ब्लैंक में चेंज कर रहे होंगे। ये इनपुट अल्फाबेट का काम नहीं कि वहां पर ब्लैंक आए, समझ में आई बात? तो ब्लैंक सिंबल को आप यस मैम। इस्तेमाल कर रहे होंगे अपनी लॉजिक डेवलप करने के लिए, लेकिन आप यूजर को इतना चांस नहीं दे रहे कि तुम भी मुझे ब्लैंक दो ट्यूरिंग मशीन के लिए। नहीं नहीं, वो आपको ब्लैंक नहीं दे रहा होगा, वो आपको इनपुट दे रहा होगा सिंपल, और उस इनपुट के अंदर ब्लैंक नहीं आना चाहिए। लेट सपोज अगर नेम की बात ले लें, अगर कोई ऐसी मशीन आप बना रहे हैं जहां पर ब्लैंक चाहिए, ऐसा हो सकता है ना कि आपका नाम ही इनपुट आ रहा है अब्दुल वहीद या व्हाटएवर, तो आपको ब्लैंक वहां पर चाहिए, तो फिर कम से कम एक एडिशनल ऐसा सिंबल जरूर रखें जो कि आपकी टेप पर कभी नहीं मतलब आपके इनपुट में कभी नहीं आ सकता। तो हमें एक एडिशनल सिंबल की हमेशा जरूरत रहेगी। वो एडिशनल सिंबल कभी भी यूजर हमें नहीं दे रहा होगा, लेकिन हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, वो भले ब्लैंक हो, ज्यादा लॉजिकली करेक्ट होने के लिए हम उसको ब्लैंक ले लेते हैं, लेकिन आप कोई भी सिंबल ऐसा ले सकते हैं। एक्चुअल बात ये है कि हमें एटलीस्ट एक ऐसा सिंबल चाहिए जो कभी भी यूजर से इनपुट में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको अपने प्रोसेसिंग में यूज कर रहे हो। यस मैम। ठीक है, हम बात कर रहे थे किस चीज की, हम बात कर रहे थे डिटर्मिनिज्म की। ठीक है, पीडीए के अंदर पॉसिबल था, पीडीए हो सकता था डिटर्मिनिस्टिक, पीडीए हो सकता था नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक होने की दो सूरत हाल थी। एक सूरत हाल हमारे पास नॉन डिटर्मिनिज्म की ये होती है कि लैम्डा ट्रांजिशन है। अगर लैम्डा ट्रांजिशन होती है तो हम उसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं। और दूसरी हमारे पास जो तरीका है नॉन डिटर्मिनिज्म का, वो ये भी है कि हम एक ही स्टेट पर खड़े में हो और ए को रीड करने से दो स्टेट पर जा रहे हो, ये भी नॉन डिटर्मिनिज्म है। ये दोनों तरह के नॉन डिटर्मिनिज्म अलाउड है एफए के अंदर और पीडीए के अंदर लेकिन ये नॉन डिटर्मिनिज्म बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ट्यूरिंग मशीन के अंदर। अगर एक ट्यूरिंग मशीन होगी तो वो डिटर्मिनिस्टिक होगी, अगर वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है तो फिर वो ट्यूरिंग मशीन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि किसी भी ट्यूरिंग मशीन के अंदर कोई लैम्डा ट्रांजिशन बिल्कुल नहीं होगी, आपको कभी भी लैम्डा नजर नहीं आएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं Q1 पे खड़ी हूँ और ए रीड करके मैं Q2 पर भी जा रही हूँ और Q3 पर भी जा रही हूँ। पीडीए में अलाउ था, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ट्यूरिंग मशीन के अंदर ये बिल्कुल भी, आपने अगर ऐसी ट्यूरिंग मशीन किसी ने बनाई है या आप देख रहे हैं तो वो गलत बनी है, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन कभी भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगी। उसके अंदर डिस्टिंक्ट अल्फाबेट को रीड करके हम किसी एक यूनिक स्टेट पर ही जा रहे हो। ठीक है, अच्छा, एक मजे की चीज ये कि जो हमने पहले सोचा था वो ये था कि नॉन डिटर्मिनिज्म की तीन सूरतें होती थी, तीन होती थी या दो होती थी? नॉन डिटर्मिनिज्म की कितनी सिचुएशन है, कितनी पॉसिबिलिटीज है? एक पॉसिबिलिटी होती है लैम्डा ट्रांजिशन, एक पॉसिबिलिटी होती है कि एक ही इनपुट को रीड करके दो स्टेट पे जा रहे हो। जी धनेश। मैम एक ये होती है कि कोई इनपुट है लेकिन उस पे कहीं मूव ना किया गया हो। बिल्कुल एग्जैक्टली तो तीसरी ये भी स्टेट हमारे पास नॉन डिटर्मिनिज्म की थी पीडीए और एफए के केस में, कि कोई इनपुट आ रहा है लेकिन उस इनपुट के लिए हमारे पास कोई स्टेट नहीं है। इसको हम पीडीए और एफए के अंदर नॉन डिटर्मिनिज्म कंसिडर करते थे। ट्यूरिंग मशीन के अंदर ये नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं होगा। ट्यूरिंग मशीन के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी स्टेट आएगी, उस स्टेट पर कोई इनपुट होगा और वो इनपुट के लिए हमारे पास कोई एज नहीं होगी। ठीक है, तो ये अलाउड है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं कहेंगे हम ऐसी सिचुएशन में, जैसे कि हम यहाँ देखें। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ इस स्टेट पर Q1 पर, और Q1 पर एक्चुअली मैं ए तो रीड कर सकती हूँ, बी तो रीड कर सकती हूँ, लेकिन क्या मैं सी रीड कर सकती हूँ? नहीं, सी रीड नहीं कर सकती। अगर मैं Q1 पे खड़ी हूँ तो सी रीड करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये बिल्कुल भी अलाउड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता था, ये हो सकता था कि मैं Q1 पर खड़ी होती और मैं सी रीड कर रही होती, तो फिर मेरे पास कोई एज नहीं थी। उस केस में ये Q1 क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी हॉल्ट स्टेट, वो स्टेट जहां पर मशीन हॉल्ट हो जाएगी, और ये बिल्कुल अलाउड है, ये नॉन डिटर्मिनिज्म हम इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, और हमारी मशीन के अंदर, ट्यूरिंग मशीन के अंदर डेफिनेटली हॉल्ट होने की गुंजाइश होगी, वो कहीं ना कहीं जाकर हॉल्ट हो रही होगी। ठीक है, द मशीन हॉल्ट्स इफ देयर आर नो पॉसिबल ट्रांजिशन। हमेशा हमारी ट्यूरिंग मशीन, कोई ऐसी ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे ही नहीं कि जो हॉल्ट ना हो सके। दूसरे अल्फाज में हमें ये कहना चाहिए कि हम ट्यूरिंग मशीन बना ही रहे होंगे उस मशीन को बेसिकली हॉल्ट करने के लिए। ठीक है,
तो ट्यूरिंग मशीन डेफिनेटली हॉल्ट होगी। और हॉल्ट कब होगी? हॉल्ट तब होगी कि जब उसके ऊपर कोई भी ऐसी एज मौजूद नहीं होगी कि जिसपे वो आगे उस अल्फाबेट को रीड कर सके। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर Q1 पे क्या है, ये हॉल्ट स्टेट हो गई और यहाँ पर मशीन हॉल्ट हो जाएगी। ये हॉल्ट की एग्जांपल लिखी है, समझ में आ रही है ना बात? क्योंकि हम Q1 पर खड़े हैं और Q1 पे खड़े होकर C रीड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मशीन हॉल्ट हो जाएगी, क्योंकि वो A रीड कर सकती थी, B रीड कर सकती थी, मगर C को रीड नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा अब हॉल्टिंग के बारे में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। इस तरह हॉल्ट होना अलाउड है कि आपके पास Q1 है, Q1 से आप Q2 पर जा रहे हैं जो कि फाइनल स्टेट है, और फाइनल स्टेट से आप आगे कहीं नहीं जा सकते, ये अलाउड है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पीडीए में और एफए में ऐसा हो सकता था कि हम एक दफा फाइनल स्टेट पर आ गए, फिर हम वापस नॉन फाइनल पर जा सकते हैं। इनपुट हमारा चल रहा है, हो सकता है हम दोबारा नॉन फाइनल पर आ गए, फिर फाइनल पर चले गए। तो हमारे पास फाइनल स्टेट से आउटगोइंग एजेस होती थी एफए के अंदर भी, और आउटगोइंग एजेस होती थी पीडीए के अंदर भी। लेकिन ट्यूरिंग मशीन में एक दफा अगर हम फाइनल स्टेट पे या एक्सेप्ट स्टेट पर आकर खड़े हो गए, तो अब वहां से कोई आउटगोइंग एज कभी नहीं होगी। अगर फाइनल पर आ गए तो फाइनल पर आ गए, और फाइनल पर मशीन को हॉल्ट हो जाना चाहिए, अब मशीन वहां से नहीं हिलेगी। और अगर हम जो है वो नॉन फाइनल स्टेट पर खड़े हैं, तो फिर वो रिजेक्ट स्टेट पर खड़े हैं और रिजेक्ट स्टेट पर हॉल्ट हो गई, तो वहां से भी नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है इस किसके अंदर, ट्यूरिंग मशीन के अंदर, कि आप फाइनल स्टेट से फिर वापस मूव हो सके। क्लियर है? तो फिर अब इनपुट Yes, ma'am. एक्सेप्टेंस कैसे डिसाइड होगी? मशीन के हॉल्ट होने के बिहेवियर से हमें पता चलेगा कि इनपुट एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। मशीन हॉल्ट हो और वो एक्सेप्ट स्टेट पर खड़ी हो तो हम कहेंगे इनपुट एक्सेप्ट हो गया। मशीन हॉल्ट हो गई और वो एक्सेप्ट स्टेट पर नहीं खड़ी हुई, नॉन फाइनल स्टेट पर खड़ी है, तो हम कहेंगे इनपुट रिजेक्ट हो गया। ठीक है, या तो वो फाइनल स्टेट पर नहीं है, हॉल्ट हो गई, या फिर हो सकता है वो हॉल्ट ना हो पाई हो। ऐसा भी होगा कि कभी कभार आपकी मशीन नॉन फाइनल पे हॉल्ट हो जाएगी डेफिनेटली, कि वो इनपुट एक्सेप्ट नहीं हुआ, या आपकी मशीन इनफाइनाइट लूप में चली गई, ये भी कभी कभार होगा कि हॉल्ट नहीं हो पाई। हॉल्ट होने का मतलब है कि रुक जाती है, लेकिन एक दूसरी स्टेट ये भी हो सकती है कि वो रुकी नहीं है, वो चलती जा रही है, लेकिन वो इनफाइनाइट लूप में चली गई है, तो भी हम उसको रिजेक्ट कहेंगे, क्योंकि वो कभी फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंच पाएगी। तो अब बहुत बातें कर ली हमने ट्यूरिंग मशीन के बारे में, अब जरा अपनी पहली ट्यूरिंग मशीन को देख लेते हैं। सिंपलेस्ट ट्यूरिंग मशीन अगर कोई हो सकती है, इससे सिंपल ट्यूरिंग मशीन हम बना नहीं सकते, क्योंकि नल तो हमारे पास है नहीं। ये पीडीए में या एफए में पॉसिबिलिटी थी कि हम जो है वो इनिशियल फाइनल स्टेट एक ही रख दें और एक स्टेट वाला हमारे पास कोई पीडीए होता है या एफए होता है, ये यहाँ पे। लेकिन ट्यूरिंग मशीन इससे सिंपल हो ही नहीं सकती। ये सबसे सिंपल है जो कि एक अल्फाबेट को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट भी यही है और रिजेक्ट स्टेट भी यही है। ये इसकी फाइनल स्टेट है, ये इसकी एक्सेप्ट स्टेट है। इनिशियल स्टेट पर आउटगोइंग एजेस मौजूद हैं, लेकिन फाइनल स्टेट पर आने के बाद कोई भी आउटगोइंग एज मौजूद नहीं है। ये एक्चुअली एक्सेप्ट किसको कर रही है ट्यूरिंग मशीन? ये एक्सेप्ट कर रही है ए क्लोजर को। ठीक है, ये किसी भी ए की नंबर ऑफ अकरेंसेस को एक्सेप्ट कर जाएगी। तो हम क्यों माने भाई, ये किसी ने बना दी और हम उसको बात को मान लें कि भाई ये किसी भी नंबर की अकरेंस को एक्सेप्ट करेगी? हम इसको थोड़ा सा ट्रेवर्स करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस ट्यूरिंग मशीन को मैं इनपुट देती हूँ ट्रिपल ए, ठीक है, तो ट्रिपल ए टेप के ऊपर इस तरह से पढ़ाओ। ठीक है, और जाहिर है कि मैं क्यू नॉट पर खड़ी हूँ, टाइम 0 पे मैं खड़ी हूँ क्यू नॉट पे, और मैं रीड कर रही हूँ ए। तो क्या मेरे पास इसके लिए एज मौजूद है? हाँ जी, मेरे पास एज मौजूद है। ठीक है, ये एज मुझसे क्या कह रही है? ये मुझसे क्या कह रही है? मैम ए को रीड करना है, उसके बाद ए को राइट करना है, फिर राइट मूव करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली, ए को रीड करना है, फिर ए की जगह ए को ही राइट करना है। आप कुछ भी राइट करवा सकते थे, यहाँ पर उन्होंने कहा कि ए को रीड करो, ए की जगह ए ही राइट करो, और फिर राइट साइड पर मूव जाओ। तो एग्जैक्टली सेकंड स्टेज पर क्या हो जाएगा कि ए की जगह ए राइट हो चुका होगा और हम राइट साइड पर मूव हो चुके हैं। खड़े हम अभी भी किस पर ही है? क्यू नॉट पर ही, क्योंकि लूप है तो हमारी स्टेट चेंज नहीं हो रही। फिर दोबारा हमें यही कह रहा है कि ए को रीड करो, ए को ही राइट करो, और राइट साइड पर मूव हो जाओ। जितने भी एज आते रहेंगे, हर ए के लिए हमारे पास यही सेम ट्रांजिशन रहेगी कि हम क्यू नॉट पर ही खड़े रहेंगे और ए को रीड करते रहेंगे। अल्टीमेटली
जब हम सारे एज को रीड कर चुके होंगे तो हम एक स्टेट पर आएंगे। स्टेट पे हमारे पास होगा ब्लैंक। ये वो ब्लैंक है जो कभी भी इनपुट में नहीं होगा। इनपुट में इस वक्त एज तो आ सकते हैं, ब्लैंक नहीं आ सकता। जैसे ही ब्लैंक आए, ब्लैंक को रीड करो, ब्लैंक को राइट करो और मूव योर लेफ्ट। तो जैसे ही ब्लैंक आया, हमने ब्लैंक को रीड किया और ब्लैंक को ही राइट किया और मूव कहाँ हो गए, लेफ्ट। और ये हमारी मशीन हॉल्ट हो गई, क्योंकि अब हम इस स्टेज पर आ गए। अब ए रीड करने के लिए हमारे पास कोई ट्रांजिशन नहीं है। हम यहाँ पे खड़े जरूर हैं, लेकिन क्या अब हम ए को रीड कर सकते हैं? नहीं। अगर यहाँ से ए के लिए एक एज होती तो अभी ये मशीन चलती रहती, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब हम इस Q1 पे खड़े हैं और ए को रीड करने के लिए हमारे पास कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो ये मशीन हॉल्ट हो गई। और ये मशीन लकीली कहाँ हॉल्ट हुई है, एक्सेप्ट स्टेट पे। तो हमें ट्यूरिंग मशीन बनाते हुए यही काम करना है, हमें मशीन को एक्सप्लिसिटली हॉल्ट करवाना है। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो हॉल्ट कहाँ हो, वो एक्सेप्ट स्टेट पर जाकर हॉल्ट हो। क्योंकि अगर कहीं वो रिजेक्ट स्टेट पर हॉल्ट हो गई तो फिर वो इनपुट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। ये भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैम ये समझ नहीं आया। नहीं समझ आया? नहीं शुरू से समझ नहीं आया या आखिरी स्टेज समझ नहीं है? मैम ये एग्जांपल समझ नहीं आई। देखिए, ये ट्यूरिंग मशीन जो है ये किस लिए बनाई गई है? ट्यूरिंग मशीन बनाई गई है ए क्लोजर को एक्सेप्ट करने के। 1 मिनट में अगर 1 मिनट का ब्रेक लूं, अजान खत्म हो जाए। चलेंगे। तो ये ट्यूरिंग मशीन हमने बनाई है 2 स्टेट वाली सिंपलेस्ट ट्यूरिंग मशीन, और ये किसको एक्सेप्ट करेगी? इस तरह से बनाया गया है कि ये एक्सेप्ट कर पाए ए क्लोजर को। ठीक है। और अब हम इसको चेक करना चाह रहे हैं एक इनपुट देकर। वो इनपुट क्या है? वो इनपुट है ट्रिपल ए। तो अगर ट्रिपल ए को एक्सेप्ट कराना चाह रहे हैं, डेफिनेटली वो कहाँ मौजूद होगा? वो कहाँ? वो टेप के ऊपर ही मौजूद होगा। तो हमारा इनपुट अल्फाबेट के अंदर क्या पड़ा है? ए पड़ा है। ठीक है, मैं यहाँ पर देख लेती हूँ छोटा सा कि हमारे पास इनपुट अल्फाबेट्स के अंदर क्या चीज पड़ी है। हमारे पास इनपुट अल्फाबेट बेसिकली ए की है, और वो इनपुट अल्फाबेट हमारे पास है ए। लेकिन हमारे पास टेप अल्फाबेट जो है वो इनपुट अल्फाबेट से थोड़े ज्यादा है। हमारे पास टेप अल्फाबेट्स के अंदर ए भी हो सकता है, और हमारे पास टेप अल्फाबेट्स में बी भी हो सकता है। बी है बेसिकली डायमंड। चलो मैं कोशिश करती हूँ कि हम यहाँ पर इंसर्ट डायमंड को ही कर लें, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर है मेरे पास डायमंड। नजर नहीं आ रहा है। मैम शेप में पड़ा है, बना दें। शेप में मैम पड़ा या है? फिर ये यू वाला डाल दें इधर से ही। चलें ये कोई डाल देते हैं हम। ये हमने डाल दिया। ठीक है, लेट सपोज ये हमारा ब्लैंक है। तो अब ये बात हमारी तय हो गई कि हमारा जो टेप अल्फाबेट्स है वो सबसेट होंगे। सॉरी, टेप अल्फाबेट्स का सबसेट होगा अल्फाबेट सेट। अल्फाबेट सेट में जो अल्फाबेट्स आ रहे होंगे, हमारे पास कम से कम एक एडिशनल सिंबल जरूर होगा, और वो एडिशनल सिंबल ब्लैंक को रेफर कर रहा होगा। तो अब ये जो ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे हम इन अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके बनाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि एक्सेप्ट क्या हो जाए? एक्सेप्ट हो जाए ए की एनी नंबर ऑफ अकरेंसेस। ठीक है। तो ये हमने कैसे बनाई? इसको हमने ट्रिपल ए दिया। टेप के ऊपर या तो इनपुट अल्फाबेट्स पड़े होंगे हमारे, जो भी यूजर ने दिए, लेकिन साथ में उसके साथ हमारे पास ब्लैंक्स भी पड़े होंगे। जो हमारा एडिशनल अल्फाबेट है वो भी पड़ा होगा। और यही एडिशनल अल्फाबेट हम इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए। ठीक है। तो हम देखते हैं कि इनिशियल स्टेट जब हमारी मशीन स्टार्ट होगी तो हम कौन सी स्टेट पर खड़े होंगे? Q0 पर खड़े होंगे। Q0 पे हमारे पास 2 एजेस हैं। या तो हम Q0 पर ए को रीड करें तो आगे बढ़ सकते हैं, या हम ब्लैंक को रीड करें तो आगे बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी दूसरा अल्फाबेट आ गया तो मशीन पहले ही हॉल्ट हो जाएगी। लेट सपोज कहीं मैं इसको सी दे दूं, 2 मिनट के लिए सोचें कि मैं इसको सी दे दूं। ठीक है, लेट सपोज मैं इसको दे दूं
ठीक है, लेट सपोज मैं इसको अगर यहाँ पर सी दे देती हूँ तो ये मशीन तो यहीं के यहीं हॉल्ट हो जाएगी, ये ए के अलावा कभी किसी को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगी। यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि भाई ये मशीन जो है एक क्लोजर को एक्सेप्ट करवाए। तो आप मजे की बात देखें कि इसी स्टेज पर अगर मैं इसको सी डी एक्स वाई जेड कोई भी इनपुट दे दूं तो क्यू नॉट पर ही उसको रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि मशीन हॉल्ट हो जाएगी। इसके पास सी को डी को किसी भी और अल्फाबेट को प्रोसेस करने के लिए कोई ट्रांजिशन ही नहीं है। हाँ, ये मशीन जारी रह सकती है, ये हॉल्ट नहीं होगी अगर आप इसको ब्लैंक देंगे या आप इसको ए देंगे। ठीक है, तो अब ये ए वाली एग्जांपल लेकर देख लेते हैं कि ए के केस में इसका बिहेवियर क्या होगा। लेट सपोज मैं इसको देती हूँ ए, जो कि हमारा इनपुट था। तो अब इसके पास एक एज मौजूद है, हमें डिसाइड ये करना है कि क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। तो मैंने क्यू नॉट पे खड़े होके इसको ए दिया है, तो डेफिनेटली ये इस वाली एज को इस्तेमाल करेगी, स्टेट अपनी चेंज नहीं करेगी क्योंकि लूप है, क्यू नॉट पर ही रहेगी। लेकिन एक्शन क्या परफॉर्म करेगी, ए रीड करेगी, ए की जगह ए को ही राइट करेगी और राइट साइड पर मूव हो जाएगी। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी, ए ही रीड किया, ए को ही राइट किया और राइट साइड पर मूव हो गई। इस वक्त अब किसको रीड कर रही है, अभी भी ए को रीड कर रही है। ए को रीड कर रही है, मेरे पास एज मौजूद है कि ए को ही रीड करो, ए को ही राइट करो और मूव हो जाओ राइट पर। तो जब तक कि मैं एज को रीड करती रहूंगी तब तक ये इसी तरह परफॉर्म करती रहेगी। इस लास्ट वाली ए को इसने रीड किया, ए रीड किया, ए को ही राइट किया और राइट साइड पर मूव हो गई। इस बार मजे की बात ये हुई कि जैसे ये राइट साइड पर मूव हुई तो पॉइंटर हमारा ए से हट गया और अब हमारा पॉइंटर ब्लैंक पर खड़ा है। अगर यहाँ पर बी होता, सी होता, डी होता, कोई भी दूसरा अल्फाबेट होता, मशीन यहीं पर हॉल्ट हो जाती, इनपुट हो जाता हमारा रिजेक्ट, क्योंकि हमारे पास उसको रीड करने के लिए कोई और सिंबल नहीं था। लेकिन लकीली ब्लैंक को रीड करने के लिए हमारे पास सिंबल मौजूद है, हमारे पास ट्रांजिशन मौजूद है। तो इस दफा ये इस वाली ट्रांजिशन को एक्सेप्ट करेगी। ये ट्रांजिशन कह रही है कि ब्लैंक को रीड करो और ब्लैंक को ही राइट करो। क्यू नॉट पे खड़े होके ब्लैंक को ही रीड करो और ब्लैंक को ही राइट करो और लेफ्ट साइड पर मूव हो जाओ और ये दोनों काम करके Q1 पर चली जाओ। तो हम इससे यही कराते हैं, हम कहते हैं कि भाई क्यू नॉट पे खड़े हैं, ब्लैंक रीड करो, ब्लैंक ही राइट करो और फिर लेफ्ट साइड पर मूव हो जाओ। तो ये देखें, ये हुआ, इसने डायमंड पे खड़े होके ब्लैंक को ही रीड किया, ब्लैंक को ही राइट किया और लेफ्ट साइड पर मूव हो गई। और अब ये कौन सी स्टेट पर मौजूद है इस वक्त, कौन सी स्टेट पर मौजूद है, Q1 पर मौजूद है। ठीक है, हालांकि ए को रीड कर रही है लेकिन अब ये Q1 पर मौजूद है, क्यू नॉट पर नहीं, क्योंकि ब्लैंक को रीड करके आई है ना। तो अब ये किसको रीड कर रही है, ए को। ए को। ठीक है, हम खड़े में क्यू नॉट पे और हम रीड करना चाह रहे हैं ए को। सवाल ये कि क्यू नॉट पे खड़े होके मैं ए को रीड कर सकती हूँ, नहीं, मेरे पास कोई ट्रांजिशन ही नहीं है। इस वजह से यहाँ पर हमारी मशीन हो गई हॉल्ट। ठीक है, तो मशीन को डेफिनेटली हॉल्ट होना है, लेकिन वो हॉल्ट कहाँ हुई, क्या वो हॉल्ट एक्सेप्ट स्टेट पर हुई, क्या वो रिजेक्ट स्टेट पर हुई। यहाँ पर लकीली वो हॉल्ट कहाँ हुई है, एक्सेप्ट स्टेट पर। तो ये ए क्लोजर क्या हुआ है, ये ए क्लोजर हो गया एक्सेप्ट। क्लियर हुआ थोड़ा मैम बहुत? इधर ब्लैंक को रीड करके हम लेफ्ट पे मूव क्यों कर रहे हैं? आप राइट पर भी मूव कर सकते हैं, आप राइट पर ठीक मूव है। कर लें तो होगा, तो क्या होगा, फर्क क्या आएगा कि हम यहाँ पर चले गए होंगे। ब्लैंक को रीड करके हम यहाँ पर, लेट सपोज कि यहाँ पर लिखा होता राइट, आर होता, तो आर के केस में हम यहाँ खड़े होते। इवन देन मैं Q1 पे खड़ी हूँ और मशीन हॉल्ट हो चुकी। मशीन इसलिए हॉल्ट हो चुकी क्योंकि मेरे पास ब्लैंक रीड करने के लिए अब Q1 पर, ये सॉरी Q1 होना था यहाँ पे। ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं उस सिचुएशन में यहाँ पर Q नॉट नहीं होना था, यहाँ पर Q1 होना था। ठीक है, अगर मैं राइट साइड पर मूव हो गई हूँ तो Q1 पर मैं खड़ी हूँ और ब्लैंक को रीड करना चाह रही हूँ, ब्लैंक को रीड कर रही हूँ, मेरे पास कोई ट्रांजिशन नहीं है, अभी भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पर लेफ्ट लिखा हुआ है या राइट लिखा हुआ है, मैटर ये बात करती है कि आपकी मशीन हॉल्ट होनी चाहिए और ऐसी जगह पर हॉल्ट होनी चाहिए कि जहां पर इनपुट एक्सेप्ट हो। ठीक है हमजा? यस मैम, सही है। अच्छा, इसको और ज्यादा क्लियर अगर हमें करना है तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रिजेक्शन वाली ना, कि रिजेक्ट कैसे करेगी किसी इनपुट को। हम इसको इनपुट देते हैं ए बी ए। अब ए बी ए ऐसा इनपुट है कि जिसको रिजेक्ट करना चाहिए। ठीक है, मशीन यही रहेगी सेम टू सेम।
हम इसको ए बी ए देके पूछते हैं कि क्या भाई तुम इस मशीन को एक्सेप्ट, इस इनपुट को एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं। क्यू नॉट पे खड़े हैं, क्यू नॉट पे खड़े होके हमारे पास दो एजेस हैं, या तो हम ए को रीड कर सकते हैं या हम ब्लैंक को रीड कर सकते हैं। तो इस वक्त जिस क्यू नॉट पे हम सिचुएशन पे खड़े हुए तो हम ए को रीड करवा रहे हैं। ए को रीड करवाने की वजह से एज ये वाली सिलेक्ट होगी। ए को रीड करेंगे, ए को ही राइट करेंगे और मूव हो जाएंगे राइट साइड पर। तो टाइम स्टेप 1 पर हमारे पास क्या सिचुएशन होगी, हमने ए को रीड किया, ए को ही राइट किया और मूव हो गए बी पर। लेकिन बी पर रीड तो अब पहुंचे तो सही, लेकिन हम स्टेट कौन सी है अभी भी हमारी, स्टेट अभी भी हमारी क्यू नॉट ही रहेगी, क्योंकि हमने लूप के ऊपर ये रीड किया था। अब हम क्यू नॉट पे खड़े हैं और बी को रीड करना चाह रहे हैं। क्या हमारे पास कोई एज है बी के लिए? नहीं भाई, हमारे पास कोई एज नहीं है, तो मशीन हॉल्ट हो गई। मशीन कहाँ हॉल्ट हुई? मशीन हॉल्ट हुई बिल्कुल सही जगह पर जहां पर हमें इसको हॉल्ट कराना था। ठीक है, ये हॉल्ट हुई है रिजेक्ट स्टेट पर, तो ये इनपुट हो जाएगा रिजेक्ट। ठीक है, टाइम स्टैम्प 1 पर ही जाकर रिजेक्ट हो जाएगा। मैम जी मैम एक्सेप्ट कराने के लिए हमें वो नल ब्लैंक स्ट्रिंग राइट करना जरूरी है? नहीं नहीं, बिल्कुल ब्लैंक स्ट्रिंग राइट करना जरूरी नहीं है। लॉजिक ये बनाना जरूरी है कि मशीन हॉल्ट हो, और मशीन हॉल्ट हो फाइनल स्टेट पे। वो आप जो राइट करा के बना, वो आपकी मर्जी, आप जो भी राइट करके बना दें। ए राइट करा दें, बी राइट करा दें, सी राइट करा दें, लेकिन मशीन हॉल्ट होनी चाहिए। और मशीन हॉल्ट होने के बाद कौन सी स्टेट पे खड़ी होनी चाहिए? फाइनल स्टेट पे। अगर ये फाइनल चीज पर। आप ये चीज आपने अचीव कर ली तो आप उसको करवा सकते हैं। ओके मैम। अच्छा जी, इनफाइनाइट लूप की एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमने कहा था कि रिजेक्शन एग्जांपल एक ये भी होगी कि भाई इनफाइनाइट लूप में चली जाएगी अगर हमारी मशीन, तो भी हम उसको रिजेक्शन ही कहेंगे। तो ये एक लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है, करने की कोशिश कर रही है कि भाई लेट्स सपोज ए क्लोजर, या फिर बी से स्टार्ट और ए बी क्लोजर, यानी कि ए से स्टार्ट हो, आगे नंबर ऑफ एज आ सकते हैं, एनी नंबर ऑफ एज, या बी से स्टार्ट हो आगे कुछ भी। तो ये पूरी इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है, और इस रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट कराने के लिए हमने ये ट्यूरिंग मशीन बना दी। ठीक है, तो अभी कैसे काम करेगी, जरा इसको कोई इनपुट देकर देख लेते हैं। कौन सी स्टेट पे खड़े हैं हम, यहाँ पे। ठीक है, इसको हम देते हैं ए बी ए, वही ट्यूरिंग मशीन है। टाइम स्टैम्प 0 पर खड़े हुए हैं, तो सारे क्यू नॉट पर खड़े हैं। क्यू नॉट पे हम ए को रीड कर सकते हैं, बी को भी रीड कर सकते हैं, और नल को भी रीड कर, सॉरी नल नहीं, ब्लैंक को भी रीड कर सकते हैं। इस वक्त जिस सिचुएशन पे हम खड़े हैं, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए। पहले तो मुझे ये बताएं, ए बी ए, ये ए बी ए इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये ए बी एक्सेप्ट कहां से करेगी, ए बी ए। मैम ए बी ए तो नहीं करेगा एक्सेप्ट, हाँ वही तो कह रही हूँ, ए बी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये रिजेक्ट ए करेगा। एक्सेप्ट कर सकता है, सिंपल है, या बी ए को, बी से स्टार्ट और आगे कुछ भी आ जाए, बी से स्टार्ट होने वाले तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। या फिर ए से स्टार्ट होगा तो ए ही उसके अंदर होना चाहिए, अगर ए से स्टार्ट हो गया तो उसके अंदर बी नहीं आना चाहिए, और अगर बी से स्टार्ट हो गया तो कुछ भी आ सकता है। इस तरह के स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। तो हम इसको एक रिजेक्शन वाली एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक है, कि ये किस तरह रिजेक्ट कर रहा है। एक्सेप्ट तो ये करेगा, इसको आप ए देंगे ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और इसको आप बी ए देंगे तो भी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन इसकी एक रिजेक्शन एग्जांपल देख लेते हैं। रिजेक्शन एग्जांपल में हमने इसको दे दिया ए बी ए, ठीक है, टेप पे पड़ा हुआ है ए बी ए, और हम इस मशीन से पूछना चाह रहे हैं ए के लिए एक एज है, ए को रीड करो, ए को ही राइट करो और मूव हो जाओ राइट साइड पर। तो इसने ए को रीड किया, ए को ही राइट किया और मूव हो गया राइट साइड पे। अभी भी हम कौन सी स्टेट पे खड़े हुए, क्यू नॉट पर ही खड़े हुए, क्यू नॉट पे खड़े हुए, और अब रीड क्या करना चाह रहे हैं, बी। तो हमारे पास लकीली एक एज मौजूद है, हम क्यू नॉट पे खड़े हैं और बी को भी रीड कर सकते हैं। अगर बी को रीड करना है तो शर्त ये कि बी को रीड करें, बी को ही राइट करें और मूव हो जाए लेफ्ट पर। तो ऐसा ही करते हैं, उसने बी को रीड किया, बी को ही राइट किया और मूव हो गया लेफ्ट पर। ठीक है, फिर हम यहाँ आ गए, ए को रीड किया, ए को ही राइट किया और मूव हो जाए राइट पे। ठीक है, तो अब ये रिजेक्शन कैसे हैंडल हो रही है, ये इनफाइनाइट लूप के जरिए। ये हमेशा जब भी आप इसको ए से स्टार्ट होने के बाद कोई स्ट्रिंग देंगे और उसमें बी अकर हो रहा होगा,
तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। देखें, बजाय इसके कि हमने इसको रिजेक्ट स्टेट पे, या तो आपके पास दूसरा तरीका ये था कि ए के बाद बी आए तो आप एक रिजेक्ट स्टेट बना देते हैं यहाँ पर और यहाँ से एक एज ले जाते हैं, ये भी तरीका ठीक था। लेकिन यहाँ पर एक तीसरे तरीके की उन्होंने रिजेक्शन दिखाई हुई है कि ए की सूरत में तो ये राइट साइड पर मूव हो रहा है और चांसेस हैं कि ए की सूरत में ये यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन बी की सूरत में क्या होगा कि ये वापस मूव हो जाएगा और ये इनफाइनाइट लूप के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अगर इसको ऑपोजिट एग्जांपल देकर देखें, हम एक और एग्जांपल देते हैं इसको, हम इसको देते हैं लेट्स सपोज बी। अब ये स्ट्रिंग मुझे बताएं कि एक्सेप्ट होना चाहिए, रिजेक्ट होना चाहिए हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन के हिसाब से? रिजेक्ट होना चाहिए मैम। रिजेक्ट होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये वाला देखते हैं कि क्या यही सेम ट्यूरिंग मशीन इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा पाएगी या नहीं। कहाँ पर मैंने लिखा था, यहाँ से लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारी जब मशीन स्टार्ट होगी तो हम Q0 पर खड़े होंगे और हम B को रीड कर रहे होंगे। ठीक है, तो Q0 पे खड़े हैं भाई, हम B को रीड कर रहे हैं। B को रीड किस तरह से करना है, B को रीड करो, B को ही राइट करो और मूव हो जाओ किस साइड पर, लेफ्ट साइड पर। ऐसा ही है? यस मैम। तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ। अब क्या कह रहे हैं कि आप Q0 पे खड़े हो तो आप ब्लैंक को रीड कर सकते हैं। ब्लैंक को रीड करो, ब्लैंक को ही राइट करो और मूव हो जाओ राइट साइड पर। तो मैंने ब्लैंक को रीड किया, ब्लैंक को ही राइट किया और मूव हो गई मैं लेफ्ट साइड पर। स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि अब मैं कौन सी स्टेट पर खड़ी हुई हूँ, मैं स्टेट Q1 पर खड़ी हूँ। ब्लैंक को जैसे ही मैंने रीड किया और ब्लैंक को जैसे ही राइट किया और मूव लेफ्ट हुई हूँ तो मैं Q1 पर आ चुका हूँ। Q0 पे नहीं हो सकता। लेकिन मैम ए तो कंज्यूम ही नहीं हुआ। यही तो बात समझने की है। लॉजिक ऐसी है कि ए को कंज्यूम कराना जरूरी नहीं है। ये ट्यूरिंग मशीन कुछ इस तरह से काम कर रही है कि ए को कंज्यूम करे या ना करे, लेकिन ये हमेशा एक्सेप्ट करेगी इस रेगुलर एक्सप्रेशन को। ठीक है, लॉजिक आपकी है कि आप उसको कंज्यूम करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। कोई एक तरीका नहीं है ट्यूरिंग मशीन बनाने का, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ट्यूरिंग मशीन सही है या नहीं है। तो ये सही है क्योंकि हमेशा ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट करेगी, इस रेगुलर एक्सप्रेशन में आने वाले किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी, और वो कर रही है। हमने एग्जाम्पल दे, भले उसने ए को कंज्यूम ना किया हो। पॉइंट यही है ना कि भाई, यही तो कह रहे हैं हम कि बी रीड करना जरूरी है। बी रीड करने के बाद कुछ भी आए, इस बात की वजह से, ए प्लस बी होल क्लोजर की वजह से, वो बी के आगे कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रही और वो बी से स्टार्ट होने वाले हर स्ट्रिंग को हमेशा एक्सेप्ट कर देगी। ठीक है, यस मैम। तो कुछ ट्यूरिंग मशीन ने मेक सेंस करनी शुरू की। यस मैम। चले, तो असल अब ट्यूरिंग मशीन का जो हमें कमाल दिखना है, ये इनफाइनाइट लूप वाली एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है कि हम इनफाइनाइट लूप में अगर आ जाते हैं, ये ए को रीड किया, फिर बी को रीड किया, फिर ए को रीड किया, फिर बी को रीड किया, तो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगी और कभी भी फाइनल स्टेट पर नहीं आ पाएगी। इस वजह से ये ए से स्टार्ट होने के बाद बी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ए से स्टार्ट होने के बाद अगर आप बी दे देंगे तो ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगी। ठीक है, because of infinite loop the final state cannot be reached, the machine can never be called, the input is not accepted। ठीक है, इनपुट को इवन एक्सेप्ट कराने के लिए भी मशीन को होल्ड कराना जरूरी है, इनपुट को रिजेक्ट कराने के लिए भी मशीन को होल्ड कराना जरूरी है। अगर मशीन होल्ड नहीं हो पा रही है, इसका मतलब है वो कुछ भी एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं है। आखिरी आज की एग्जांपल देखते हैं जल्दी जल्दी और फिर आपको असाइनमेंट दूंगी। आज की आखिरी एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमारे पास एक ट्यूरिंग मशीन है, वो किसको एक्सेप्ट करती है, ए एंड बी है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है कि ट्यूरिंग मशीन तो बन सकती है, इस सेम ए एंड बी एन का पुश डाउन ऑटोमेटा भी बन सकता है। हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ये पुश डाउन ऑटोमेटा जो हमारे सामने बना हुआ है, ये किसको एक्सेप्ट कर रहा है, बेसिकली ए एंड बी एन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है,
तो ए एंड बी एन को एक्सेप्ट करने के लिए डेफिनेटली पुश डाउन ऑटोमेटा बन सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ट्यूरिंग मशीन नहीं बन सकती। ट्यूरिंग मशीन भी ये काम कर सकती है, ए एंड बी एन को एक्सेप्ट कर सकती है। तो हमारे सामने एक छोटी सी ट्यूरिंग मशीन है जो कि किसको हमेशा एक्सेप्ट करेगी, ए एंड बी एन। हमेशा मेक श्योर करेगी कि नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज हमेशा इक्वल हो। ठीक है, करेगी कैसे? हमेशा क्या करेगी, ये मैच करेगी एज को और बीज को। ठीक है, काउंट में मेक श्योर करने की कोशिश करेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीडीए मेक श्योर करता था। पीडीए मेक श्योर करता था कि इनपुट पर भी एज उतने ही हो और स्टैक पर भी उतने ही, तो ये भी कुछ ऐसा ही करेगी। ये हमेशा क्या करेगी, रिप्लेस करेगी लेफ्ट मोस्ट ए को विद एक्स और फिर राइट मोस्ट बी। जैसे ही इसको बी मिलेगा, पहला बी, तो पहले बी के लिए वापस ए के पास जाएगी और ए को एक्स में कन्वर्ट कर देगी। फिर दूसरा बी मिलेगा तो दूसरे बी के लिए वापस ए के पास जाएगी और ए को एक्स में कन्वर्ट कर देगी। अल्टीमेटली होना ये चाहिए कि जितने बीज हों वो सारे एक्स में कन्वर्ट हो जाने चाहिए और हमारे पास कोई ए बचना नहीं चाहिए। अगर ए बच नहीं रहा है तो इसका मतलब है एज और बीज इक्वल थे। ठीक है, तो ये अपने राइटिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेगी रादर देन कि ये स्टैक पे किसी चीज को कंपेयर करती। तो ये स्टैक की कंपैरिजन को इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि ये अपनी राइटिंग कैपेबिलिटी को इस्तेमाल कर रही है। हर बी के लिए ए को राइट कर देगी एक्स के, ए पे क्रॉस लगा देगी। जैसे कि हम कभी कभार वो लगा देते हैं ना, चेक पॉइंट, क्रॉस लगा देते हैं कि हाँ भाई ये काम हमने कर लिया है। पेपर में भी आप टिक लगा देते हैं, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, 10-12 क्वेश्चन लिखे होते हैं, तो जो जो क्वेश्चन आप करते जाते हैं आप टिक करते जाते हैं कि भाई याद रहे कि ये क्वेश्चन मैंने कर लिया। तो ये ट्यूरिंग मशीन भी काम इसी तरह से कर रही है कि जितनी दफा इसको बी मिलेगा तो ये ए को टिक कर देगी, ए को क्रॉस कर देगी, ताकि ये याद कर ले कि हाँ भाई इस बी के लिए मैंने ए को मैच कर लिया, इस बी के लिए मैंने ए को मैच कर लिया। अल्टीमेटली सारे बीज के लिए एज मैच हो जाने चाहिए तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर कोई ए या कोई बी बच गया तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगा। छोटी सी एग्जांपल देकर देखते हैं इसको। ठीक है, ये मशीन बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये है फाइनल स्टेट मेरे पास और ये है मेरा लूप। ठीक है, ये भी लूप है और ये भी लूप है। ठीक है, तो अब हम कहाँ खड़े हुए, या चलें इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास का हमारा एजेंडा क्या होगा इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, ओके आज मैम। की क्लास अगर हम यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि हमारा कोर्स बहुत थोड़ा सा ही बच गया है, तो ये बाकी की डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में ठीक है, हम छोड़ दें। यस मैम। चलें। अभी मैंने टाइम देखा तो मुझे लग रहा है Yes, कि ma'am. टाइम तो हमारा पूरा होने ही वाला है। तो अभी तक आज की क्लास में हमने जो डिस्कशन की, इसमें हमने छोटी छोटी 2 रेगुलर यस मैम, एक्सप्रेशन नमाज देखी। का भी टाइम। हाँ, एक क्लोजर भी हमने देखा, एक क्लोजर भी आपने एक्सेप्ट होते हुए देख लिया है, और आपने ये भी एक्सेप्ट होते हुए देख लिया जो रेगुलर एक्सप्रेशन छोटी सी हमने देखी थी। तो इसके बाद आपको क्लियर है कि ट्यूरिंग मशीन के बेसिक आइडिया क्या है। चलिए, आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब है हमारी? थर्सडे को। थर्सडे को सुबह यस 8:30 मैम। बजे। बेटा हिम्मत करके थर्सडे को मैं सोच रही हूँ अटेंडेंस लगा लूँ, ताकि आप लोग आए सुबह सारे, ऐसा ना हो कि सोते रह जाए सब। ओके मैम। ओके बेटा, चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज।